नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। चीन पर चोट सुपर हिट है बॉस। आज ये नाम हमने इसलिए रखा है, इसकी वजह है हैदराबाद हाउस से आई वो तस्वीर जिसने चीन को हिलाकर रख दिया है। चीन को लेकर सवाल पूछने वालों के लिए इससे बड़ा जवाब हो ही नहीं सकता। चीन के चंगुल में फंसा नेपाल अब भारत की तरफ देख रहा है। आज भारत और नेपाल के बीच रिश्तों का नया इतिहास लिखा गया है। पीएम मोदी और प्रचंड की मुलाकात तो दिल्ली में हुई, लेकिन इसका असर दिल्ली से 4000 किलोमीटर दूर बीजिंग में दिखाई दे रहा है। पीएम मोदी के कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक से चीन बौखलाया हुआ है। भारत और नेपाल के बीच हिट फॉर्मूला अब सुपर हिट होता दिख रहा है। इसी खबर को लेकर जिनपिंग की नींद उड़ी हुई है। आज अर्थव्यवस्था से लेकर इंफ्रा तक और ऊर्जा से लेकर संचार तक दोनों के बीच कई समझौते हुए हैं, जिनमें चीन की आर्थिक और कूटनीतिक कमर तोड़कर रख दी गई है और इसकी चोट आने वाले भविष्य में गहरी होगी। और इसी पर आज है अड़ी। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान होंगे, लेकिन उससे पहले आपको पीएम मोदी का वो बयान सुनाते हैं जिससे चीन को मिर्ची लगनी तय है। प्रधानमंत्री मोदी के ये बयान बताते हैं कि साल 2014 से ही केंद्र सरकार ने नेपाल के जरिए चीन को घेरने के लिए प्लान पर काम शुरू किया था। 2014 में कार्यभार संभालने के 3 महीने के भीतर मैंने नेपाल की अपनी पहली यात्रा की थी। उस समय मैंने भारत नेपाल संबंधों के लिए एक हीट फॉर्मूला HIT दिया था। हाईवेज, आईवेज और ट्रांसवेज कि भारत और नेपाल के बीच ऐसे संपर्क स्थापित करेंगे कि हमारे बॉर्डर्स, हमारे बीच बैरियर्स न बने। आज 9 साल बाद मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारी पार्टनरशिप वाकई में हिट है। आज मैंने और प्रधानमंत्री प्रचंड जी ने भविष्य में अपनी पार्टनरशिप को सुपर हिट बनाने के लिए बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हम अपने रिश्तों को हिमालय जितनी ऊंचाई देने के लिए काम करते रहेंगे। और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताती हूं कि पीएम मोदी का हिट फॉर्मूला क्या है। मेरे पीछे जो वॉल आप देख रहे हैं, चीन पर चोट सुपर हिट बॉस में देखिए भारत का फॉर्मूला हिट कैसे है। हाईवे और ट्रांसवे, ये है हिट फॉर्मूला। हाईवे, नेपाल तक सड़कों का निर्माण पहला पॉइंटर जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किया। हाईवे, सूचना तंत्र को और बढ़ाना। और तीसरा है ट्रांसवे, ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी को लाना। तो इसके जरिए प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत और नेपाल के रिश्ते बेहतर होंगे, लेकिन भारत और नेपाल के रिश्ते बेहतर होंगे तो मिर्ची चीन को क्यों लगेगी। इसी पर हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। आपको मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक और जानकारी। ड्रैगन पर यह प्रचंड प्रहार क्यों कहा जा रहा है? दरअसल चीन के न्योते को ठुकराकर प्रचंड का ये भारत दौरा हुआ है और ऐसे में उसके बाद तीसरी बार पीएम बनने के बाद भारत को उन्होंने प्राथमिकता प्रचंड ने दी है और इसके बाद चीन के निवेश और उधार का नेपाल में भारी विरोध हो रहा है। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उस पर भी कहा जा रहा है कि इसका बहुत बड़ा असर होगा। तो ये वो बातें हैं जिसके जरिए चीन को मिर्ची लगनी तय है। अजय जी, शुरुआत में आपसे करती हूँ। ये जो मुलाकातें हुई हैं आज हैदराबाद हाउस में, नेपाल के जिस तरह से नेता आए हैं और प्रधानमंत्री को वो जिस तरह से जश्न दे रहे हैं और हिट फॉर्मूला सुपर हिट बॉस की बात की जा रही है, क्या इन बातों से चीन को अब डर लग रहा है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय हित सबके अपने अपने सर्वोपरि है। नेपाल भारत के संबंधों में यदि हम सच बात और सच्चाई से इसका विश्लेषण करेंगे तो नेपाल के प्रधानमंत्री का भारत में स्वागत है, लेकिन जो भारत के मौलिक मुद्दे हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे या भारत नेपाल संबंधों के बीच चीन जिस तरह से प्रभावित लगातार संबंधों को करता रहा है, सीमा विवाद जिस तरह से हमारा रहा है, नेपाल और भारत के बीच चाहे बिहार के सीमा की बात हो, पश्चिम बंगाल की सीमा की बात हो या उत्तराखंड के सीमा की बात हो, जिस तरह 5 हमारे राज्य जो है मिलते हैं, इन सीमाओं के विवाद को कैसे सुलझाया जाए और नेपाल पर चीन का जो लगातार प्रभाव बढ़ा है, चाहे आर्थिक इन्वेस्टमेंट के कारण, उसकी अपनी रणनीतियों के कारण और भारत को जिस तरह से वो अलग करके एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग तरह से अपना बिहेव पिछले कई वर्षों में किया है, ये अपने आप में एक सोचनीय प्रश्न रहा है। आज जो मीटिंग हुई है आपसे सवाल है जी, एक बार फिर से मैं दोहरा देती हूँ
क्या ये मुलाकात चीन पर चोट की तरह नहीं है? क्योंकि वो चीन जो एक तरह से ये समझ बैठा था कि अब नेपाल तो उसका ही हो गया है, उनके नेता वहां पर आते हैं, मुलाकात करते हैं हैदराबाद हाउस में और प्रधानमंत्री के लिए जो जेस्चर देते हैं, जो दुनिया दे रही थी जेस्चर, वो पड़ोसी देश भी दे रहा है। तो आपको नहीं लगता कि ये चीन के लिए एक बहुत बड़ा झटका भी है? देखिए प्रीति जी, आप बहुत ही पुराने पत्रकार हैं और आपने लगातार डिस्कशन डिबेट इन मुद्दों पर किया है। आपने देखा होगा पिछले 2-3 सालों में किस तरह से उत्तराखंड के उस जमीन पर नेपाल का किस तरह से अनाधिकृत तौर पे एक तरह से अपना जताया गया था, हमारी संप्रभुता पर प्रश्न करने का प्रयास हुआ था, कहीं ना कहीं चीन के इशारे पे था। चीन जिस तरह अरुणाचल प्रदेश की तरफ अपनी बातों को आगे बढ़ा रहा है, या डेमचोक और देपसांग में जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अनिल चौहान जो चीफ हैं, सेनाध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ये बात को रखी है। तो इस तरह से हमको देखना पड़ेगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में नेपाल जो है चीन के साथ खड़ा होता है या भारत के साथ खड़ा होता है। चलिए ठीक है, इस पर जवाब ले लेते हैं राजीव जेटली जी से। आने वाले समय में मेरे साथ कर्नल एस दिन्नी भी जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, और साथ ही जगदेश्वर पांडे जी, वरिष्ठ पत्रकार, नेपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नेपाल का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन राजीव जेटली जी, प्रचंड प्रहार ये चीन के लिए किस तरह से है, जरा बताइए अजय जी को भी और हमारे व्यूअर्स को भी। देखिए, पहले तो ये समझिए कि चीन की जो विस्तारवादी नीति है, इससे केवल भारत नहीं, पूरे दुनिया के सभी देश प्रभावित हुए हैं। और दुनिया के जो चीन के पड़ोसी देश हैं वो तो ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। नेपाल में भी आप देखिए, हुमला जो उनकी डिस्ट्रिक्ट है, उसके गांव के अंदर चीन ने इल्ज़ाम लगाया कि हमारे बॉर्डर के अंदर इंक्रोचमेंट की जा रही है। मतलब चीन जो अपने आप को सबसे करीबी बताने की कोशिश कर रहा था नेपाल की, आज वो नेपाल के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा रहा है। नेपाल को इस बात का एहसास है कि भारत ही अकेला एकमात्र ऐसा देश है दुनिया के अंदर जो नेपाल के साथ खड़ा हो सकता है, और चीन की कोई नीति नहीं है, नीति केवल विस्तारवाद की नीति है। आप ये देखिए, अगर सिल्क रोड की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर चीन का विरोध हो रहा है, आप नेपाल की बात करें तो हुमला के अंदर उनका विरोध हो रहा है, आप दूसरे देशों की भूटान की बात करें तो भूटान चीन से प्रभावित है। और तो और छोड़िए, बहुत दूर दराज के इलाकों में दुनिया के अंदर, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की बात करें, जापान की बात करें, वियतनाम की बात करें, ताइवान की बात करें, सभी लोग कहीं ना कहीं चीन से प्रभावित है। दुनिया ने मान लिया कि चीन जो है उसकी कोई नीति नहीं है, उसकी जो नीति है वो दुनिया के दूसरे देशों के अंदर इंक्रोचमेंट की है। लेकिन ये थोड़ा कई बार हमारे देश के अंदर, क्योंकि हमारे जो विदेश मंत्रालय, हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री जिस तरीके की स्टेटमेंट देती है, अगर हमारी राजनीतिक पार्टियां भी उसको मेंटेन करें तो आज चीन को हम कहीं ना कहीं दूर कर सकते हैं, दरकिनार कर सकते हैं, या उसको बेंच पर लेकर आ सकते हैं। राजीव जी, आप जो कह रहे हैं बात, आप जो कह रहे हैं बात, उसको मैं आगे बढ़ाऊंगी और अजय जी से इसका काउंटर क्वेश्चन लेना बहुत जरूरी हो जाता है। उसका काउंटर क्वेश्चन लीजिएगा, लेकिन मैं उससे पहले एक बात जोड़ दूं। हुआ क्या कि हमारे ही देश के जो बड़े नेता हैं राहुल गांधी जी, जब वो विदेशी भूमि पर जाते हैं तो वो बताते हैं कि चीन जो है वो शांति का सबसे बड़ा पक्षकार है। तो हमारे ही देश के अगर नेता चीन को शांति का पक्षकार बताएंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे देश के ऊपर नहीं, वो अपने ही परिवार के ऊपर उंगली उठाते हैं कि चीन को प्रोवोक किया गया, इसका मतलब लड़ाई कर रहे हैं। छोटा सा जवाब दीजिए। चलिए, देखिए, ये झूठे भ्रम और तथ्य पैदा करने नहीं, मैं अभी आपको स्टेटमेंट नहीं पता, बताइए राहुल गांधी जी आपके नेता हैं, आपको स्टेटमेंट तो पता होना चाहिए ना, शांति किस तरीके की स्टेटमेंट राहुल गांधी जी दे रहे हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है और ऑन रिकॉर्ड में आपको दे देता हूं, अभी के तौर पे ऑन रिकॉर्ड आपको दे रहा हूं मैं। चीन शांति का पक्षकार है, राहुल गांधी जी की स्टेटमेंट अगर आप चाहते हैं तो मैं भी आपको रिकॉर्ड निकाल के दे देता हूं। जिस तरह आलू और अरे आलू पालू को छोड़िए यार, मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैं स्टेटमेंट देता हूँ, बताइए। मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ, आपको अपने नेता की स्टेटमेंट नहीं पता, शुरू हो गए, आपको अपने ही नेता की स्टेटमेंट नहीं पता, सोचिए। रहने दीजिए, फिर आप करिए, लेकिन ये आपके नेता का आर्काइव मेरे पास है, आपके पास क्यों नहीं है बताइए। रह गया है सिर्फ फ्रॉड चीजों को यहाँ पे प्रस्तुत करना। आपके दर्शक इस बात को समझते हैं, चीन को शांति का पक्षकार कैसे राहुल गांधी बोल सकते? अच्छा, अगर आप बताइए, अगर मैं कह दूं, साबित कर दूं आपको अभी इसी जगह पर, झूठ साबित कर दूं, आप साबित उपाध्याय जी लीजिए, मैं आपको साबित करता हूं इस बात का। आईटी सेल से नहीं कीजिएगा, आईटी सेल नहीं, मैं आपकी स्टेटमेंट बता रहा हूं। और बताइए बीबीसी, आप दुनिया में किसी मीडिया एजेंसी का नाम लीजिए, मैं उसी का नाम दूंगा। जरूर है, बीबीसी बोलिए, मैं बीबीसी देता हूं, कोई और चैनल बोलिए, मैं उसकी देता हूं। आप चला रहे हैं, मोदी जी जरूर 18 बार उनसे शांति वार्ता करने गए, लाल आंख दिखाने की बात करते करते लाल टी शर्ट पहन करके लाल रेड कारपेट के साथ उनके साथ चले गए थे। गलवान में घटना किया। भारत का जो रवैया रहा है, क्या वो ये नहीं बताता है कि आने वाले वक्त में हम 1 भी इंच जमीन जो है वो नहीं देंगे? इस पर मैं कर्नल एस दिन्नी, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं, उनका व्यू पॉइंट जानना चाहती हूँ। सर, चीन को लेकर भारत की रणनीति क्या फ्रंट फुट की रही है या फिर बैक फुट की रही है? मैम एब्सोल्युटली फ्रंट फुट पे, उसमें कोई शक नहीं कि एब्सोल्युटली फ्रंट फुट पे। क्योंकि मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, राजनीति चाहे जो भी हो, भारतीय फौज ही रहेगी
और भारतीय फौज ने जो अपना काम करना है वो बॉर्डर पर करती आई है और करती रहेगी। तो इसी चीज में अभी जैसे 2020 में जिस तरह से चाइना ने कोशिश की थी कि अपनी जो उनकी जो हरकतें हैं, चाहे वो हमारे साथ हो, चाहे वो साउथ चाइना सी में हो, चाहे नेपाल में हो, चाहे कहीं भी हो, कि अपना जो वो खुद जिस तरह से अपना जो एक्सपेंसिव आइडिया बोलते हैं उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की थी और बहुत बुरी तरह से वो नाकाम रहा था। तो भारतीय फौज की तरफ से तो हम जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब वहां पर देना है वो वहीं के वहीं देते हैं, हम उसको पीछे नहीं छोड़ते। तो इस चीज में मैं बिल्कुल ये कह सकता हूं, चाहे कोई भी सरकार आए, कोई भी रहे, लेकिन भारतीय फौज ने जो करना है वो वहीं पर उसी टाइम पे उसी तरीके से वहीं पर किया जाता है। ठीक है, ठीक है। मैं अब जगदेश्वर पांडे जी को इस चर्चा में लाना चाहती हूँ। जगदेश्वर पांडे जी, क्या ये सच है कि नेपाल में खुद ऐसा एक तबका है और वो तबका बहुत बड़े पैमाने पर है जो चीन की बातों का, चीन की नीतियों का विरोध करता है, और यही वजह है कि नेपाल अब करीब एक बार फिर से आ रहा है भारत के? नेपाल के दोनों एक बड़ी चुनौती है। भारत के साथ हमारा लंबे संबंध है, इतिहास से संबंध है, चीन भी हमारा अच्छे छिमेकी है। तो इस बारे में देखते हैं तो नेपाल के संबंध भारत से पहला जैसा था अभी भी अच्छा होकर जा रहा है, चाइना से भी अच्छा होकर जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हम कभी चीन में गए और कभी भारत में गए, इधर उधर जाने की बात ही नहीं हो रहा है। हमारे भारत के संबंध के साथ पहले भी अच्छा था, अभी है, और फ्यूचर में भी यही हिसाब से जाएंगे। जैसे हमारे प्रधानमंत्री पुष्पकमल दास प्रचंड जी गए, मोदी से बात किया, इन लोगों ने समझौता भी किया और भविष्य में ऊर्जा समझौता के लिए आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। तो थोड़ी बहुत दिक्कतें है, और आपने भी बताया थोड़ी दिक्कतें बॉर्डर इशू पर है, पर लेकिन ये फ्यूचर में ये सॉल्व हो सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि नेपाल भारत से आने का जाने का इस हिसाब से देखना नहीं चाहिए कि नेपाल के भारत के साथ संबंध पहले से भी था, अभी है, फ्यूचर में भी रहेंगे। मुझे लगता है बहुत साफ नहीं है जगदीश्वर जी आपकी वॉइस, और मैं चाहती हूँ कि वो बेहतर तरीके से साफ सुनाई दे ताकि हमारे व्यूअर्स भी सुन पाए कि आप क्या कहना चाहते हैं भारत और नेपाल के संबंधों को लेकर। लेकिन आपकी उस बात को कंक्लूड मैं इस तरह से कर सकती हूँ कि हाँ, भारत और नेपाल के संबंध पहले भी अच्छे रहे हैं, लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब इन दोनों की दोस्ती के बीच में अगर चीन दीवार बनकर खड़ा होना चाहता है तो उस दीवार को तुरंत हटाने की जरूरत है, जो प्रचंड ने आज किया है। जिस तरह से भारत की तरफ से उन्हें वेलकम मिला और उसके बाद उनका जो रेस्पॉन्स मिला है। राजीव जेटली जी, सवाल यहां पर यह बार बार उठ रहा है कि आखिर क्या यह दौरा भारत की बढ़ती ताकत को दर्शाता है? अगर हां, तो क्या यह चीन की टेंशन को भी बढ़ा रहा है? और खास तौर पर विपक्ष जानना चाहता है कैसे? देखिए, पहले तो मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं प्रीति जी कि भारत अपनी ताकत को कम से कम नेपाल को नहीं दिखाना चाहता। नेपाल के साथ हमारे बड़े जिसे कहते हैं भाई वाले रिश्ते हैं। ये देश के प्रधानमंत्री जी ने भी, आपको याद होगा कि जब जनकपुर गए थे तो उन्होंने इस बात को रखा था कि हमारा जो रिश्ता है नेपाल के साथ बहुत अलग है। हमारा प्रेम वाला रिश्ता है, हमारा मित्र वाला रिश्ता है, हमारा भाई वाला रिश्ता है। चीन, ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि भारत एक ताकतवर देश है। भारत एक ऐसा देश है जो चीन की आंखों में आंखें मिलाकर खड़ा हो सकता है। भारत एक ऐसा देश है जिसकी बिहार यूनिट चीन के सैनिकों की गर्दन तोड़ सकती है। भारत एक ऐसा देश है जो, अब आपने देखा बोटल नेक के ऊपर भी, चिकन नेक के ऊपर भी भारत ने जो करारा जवाब चीन को दिया, उसकी उसने अपेक्षा नहीं करी थी, क्योंकि अब वो भारत बदला हुआ भारत है। इसको भी छोड़िए, जब हम क्वाड की बात करते हैं, पूरी दुनिया के देश, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, ये सभी देश इनको इस बात का एहसास है कि इतना भारी देश, इतना ताकतवर देश जो चीन का मुकाबला कर सकता है, उसके बिना क्वाड भी असंभव है। तो वो लोग भी आज हमारी तरफ एक उम्मीद भरी निगाह से देखते हैं कि अगर चीन से मुकाबला करना है तो भारत का साथ बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम नहीं चाहते दुनिया में किसी भी देश के साथ किसी भी तरीके की दुश्मनी करना। बावजूद उसके, अगर हमारी सरहदों के अंदर कोई आता है तो आज उसको सरहद के अंदर नहीं घुसने दिया जाता, जो पहले गुंजाइश चीन के पास होती थी। जितनी एरिया के अंदर वो आता था उतने एरिया तक उसको अलाउ किया जाता था। और हमारी तो ऑफिशियल स्टेटमेंट है इस बात को लेकर के हमारे देश के प्रधानमंत्रियों की कि चीन को उकसाया ना जाए। अगर आप उसको उकसाएंगे तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। मतलब चीन जितना अंदर घुसना चाहता था उतना अंदर आता था, उतना कब्जा करता था और हमारे सैनिक पीछे हट जाते थे। हमारे सैनिकों में ताकत थी लड़ने की, लेकिन हमारी लीडरशिप ने कहीं ना कहीं सरेंडर किया हुआ था। ये बदला हुआ भारत जो 2014 के
के बाद नजर आया दुनिया का। ऐसे ही नहीं दुनिया के प्रधानमंत्रियों ने, राष्ट्रपतियों ने हमारे देश के प्रधानमंत्री को बॉस बोला। ऐसे ही नहीं उन्होंने कहा कि भारत के बिना अब साउथ ईस्ट एशिया के अंदर कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता, हर किसी को कोऑपरेट करना पड़ेगा भारत के साथ। और मुझे लगता है चीन के जो थिंक टैंक हैं, चीन के अंदर के जो थिंक टैंक है वो भी ये कहते हैं अगर भारत इसी स्पीड से अपनी विस्तार करता रहा, इसी स्पीड से विकास करता रहा, तो कहीं ना कहीं चीन को आने वाले 10 से 15 सालों में पछाड़ देगा। तो मुझे लगता है ये हमारी लीडरशिप को भी समझना है, जब दुश्मन देश इस बात को समझ पाए। एक बात का जवाब दीजिए सर, अभी हम लगातार वो जानकारी शेयर भी कर रहे हैं, आपको भी पता ही होगा कि चीन की न्योते को ठुकराकर नेपाल भारत पहुंचा है। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में एक नेपाल में नागरिकता कानून में संशोधन हुआ है जो सबसे ज्यादा अगर किसी देश को नापसंद है तो वो है चीन, जिसमें तिब्बती शरणार्थियों के जो परिवार है उनको संपत्ति में अधिकार मिल जाएगा। क्या ये सब बताता नहीं है कि भारत के प्रति, नेपाल का मैं कंपैरिजन नहीं कर रही हूं, लेकिन एक भारत की जो बढ़ती हुई ताकत है उससे अब हर कोई देश जुड़ना चाहता है और चीन की टेंशन यही है। देखिए प्रीति जी, इस सच्चाई को सबको स्वीकारना होगा कि भारत का जो संबंध रहा है चीन के संदर्भ में स्पेशली जो भी रहा हो, लेकिन नेपाल के संदर्भ में हमारा संबंध सदैव मित्रतापूर्ण रहा। और नेपाल के साथ साथ जो आसपास के जितने देश थे, नेबरहुड पॉलिसी वाली जो हमारी पॉलिसी थी, उस पॉलिसी के तहत भारत ने हमेशा उन देशों के साथ एक मित्रवत व्यवहार किया, जिसका नतीजा है नेपाल हो, भूटान हो, श्रीलंका हो, यहाँ तक कि बर्मा हो, बाकी सभी देश हमारे साथ रहे। हाँ, नेपाल में जो राजनीतिक इक्वेशन बदले, पिछले 7-8 वर्षों में जो हमारी लीडरशिप की कमजोरी थी, जिसके कारण नेपाल जो है कहीं ना कहीं चाइना के साथ ज़्यादा एसोसिएट अपने को किया, और ऐसी नौबत आई कि इतनी छोटा देश, हालांकि मैं उसको मित्र वाला देश मानता हूं, लेकिन ये भी सच है कि जिस तरह से बिहार के बॉर्डर पर, जिस तरह उत्तराखंड के बॉर्डर पर उन लोगों ने जिस तरह से विवाद क्रिएट कराने का प्रयास किया चाइना के सह पे, वो दुखदाई था हमारे लिए। नेपाल और भारत की सांस्कृतिक और राजनीतिक विरासत है, हम दोनों विरासत को साथ लेकर के चलना चाहते हैं। एक हमारा अपना पड़ोसी छोटा भाई है, लेकिन चीन के संदर्भ में जो हमारी नीति है, इसको देश के और विश्व के लोग देख रहे हैं। जब भी पड़ोसी देश इस बात को देखते हैं तो वो मानते हैं कि क्या भारत अपनी सीमाओं के रक्षा में भारत की लीडरशिप खड़ी है कि नहीं। सेना तो खड़ी है, लेकिन जिस तरह से जो मार्च 2020 के पहले हम जहां जहां अपना गश्ती लगाते थे, क्या हम डेमचौक में जा पा रहे हैं, क्या हम डेपसांग में जा पा रहे हैं, क्या हम फिंगर 4 से लेकर के 8 तक जाते थे, जा पा रहे हैं? यदि नहीं जा पा रहे हैं तो चीन का कहीं ना कहीं असेसमेंट चाहे बाकी पड़ोसी देश भी करते हैं। हमें अपने सीमाओं की रक्षा के लिए अपने सेना को स्वतंत्रता के साथ आगे जो बातें उठा रहे हैं, आपको क्या लगता है? हालांकि हर सरकार अपनी तारीफ करती है और जो पहले की सरकारें होती है उनकी आलोचना करती है नीति और निर्धारण के तौर पर। ये आलोचना का प्रश्न नहीं है। नहीं सर, मैं ये समझना चाह रही हूं कि जिस तथ्य को आप रख रहे हैं, कोई आलोचना नहीं जी भी क्या उसे, क्योंकि देखिए सुनिए, वो डिफेंस एक्सपर्ट है, वो कर्नल रह चुके हैं, और ऐसे में उनका व्यू पॉइंट क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे व्यूअर्स के लिए। डिनी जी। मैम, उससे पहले मैं एक जरूर डॉक्टर अजय उपाध्याय, उनके पूरी इज्जत के साथ एक चीज में आपने जो कहा, नेपाल हमारा छोटा भाई नहीं है, सगा भाई है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। जब रिलेशंस होते हैं तो मेरे ख्याल से ये एक चीज हमें याद रखना पड़ेगा, हमारा छोटा भाई नहीं है, इक्वल ब्रदर है, हमारे बिल्कुल सगे भाई है। नाउ कमिंग टू योर पॉइंट मैम, जिसमें कि देखिए जैसे मैंने कहा था 2020 में चाइना ने जरूर ये किया था कि अपने तरीके से जो यूनिलैटरल जिस तरह से पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट था, उसकी उन्होंने बिल्कुल उसको माना नहीं और उन्हें अपना अलग से ट्रूप्स लेके आए। तो एक टाइम पे ये मैं मानता हूं कि भारतीय सेना, हम लोग सरप्राइज जरूर हुए थे क्योंकि एक एग्रीमेंट था वहां पर, लेकिन उसके बाद जो जो उन्होंने किया उसी तरह से हमने भी वही किया। मान लीजिए वो फौज को लेके आए, हम भी फौज को लेके आए, उन्होंने LAC की कई जगह पे उल्लेखना की, हमने भी की। तो वो टैंक लेके आए, हम भी टैंक लेके आए, वो उन्होंने एयरक्राफ्ट लेके आए, हम भी लेके आए। तो कहने का मतलब है जो जो चाइना ने किया हमने भी किया। और आज के तारीख में अगर कोई ये कहते हैं कि हम फिंगर 4 पे या फिंगर 8 पे नहीं जा रहे हैं, तो मेरा सवाल ये है कि चाइना भी तो फिंगर 4 पे नहीं आ रहा है जहां तक वो आते थे। तो ये जो सीज फायर, ये जो बफर जोन है, बफर जोन दोनों के लिए लागू है। बफर जोन इसलिए बनाया गया है कि ताकि दोनों देश के सेना आपस में आमने सामने ना आए और झड़प ना हो। तो इसमें किसी की कोई ऐसा नहीं है कि कोई कम हो गया या ज्यादा हो गया। हाँ, मैं ये मानता हूं कि अभी भी ऐसे फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं जहां पर अभी भी वो रिजॉल्व नहीं हुए, उसका बात चल रही है। और मेरे ख्याल से 17-18 जो राउंड हुए
आने वाले दिनों में। राजीव जेटली जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि सर बार बार जो कदम उठाए जाते हैं, जो एक नेता के तौर पर, एक देश के तौर पर, अभी एक डेटा और सामने आया है जिसको लेकर चर्चाएं भी की जा रही है, भारत की जीडीपी की जो वृद्धि दर है, वृद्धि दर वो विकसित देशों से भी ज्यादा है। भारत की है 7.2% और चीन की है, चीन की मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जिक्र हम चीन को लेकर ही कर रहे हैं, 4.4%। इन डेटास को भी कैसे कोई नकार सकता है? देखिए, बिल्कुल केवल चीन नहीं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनको अभी अगले 4 सालों तक जो अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत की जो विकास दर है उनसे जीडीपी उनसे ज़्यादा रहने वाली है। और 7.2 आपने बताया, और 7.2 के बाद भारत एक ऐसा देश है जहाँ हमारे मज़दूरों के पास आज़ादी होती है, हमारे मज़दूरों के पास अधिकार होते हैं। लेकिन इसके विपरीत चीन के अंदर आप देखेंगे तो चीन के हालात बिल्कुल अलग है। वहाँ पर मज़दूरों को एक मशीन समझा जाता है, अगर उनकी जान भी चली जाती है कार्य करते हुए तब भी उनकी परवाह नहीं की जाती। दूसरी तरफ पूरे दुनिया के अंदर देखा गया कि ह्यूमैनिटी ग्राउंड के ऊपर और भारत के अंदर जिस तरीके से जिसे कहते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम है, मल्टीकल्चरल हमारा जो है देश है, उस देश के अंदर इतने बेहतर तरीके से उसको संगठित करके भारत को आगे ले जाना, भारत को एमुनेशंस के तौर पे देखिए, अब हम दुनिया के अंदर अगर आप देखें हमारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में हम एक बड़े एक्सपोर्टर्स के रूप में उभरते चले जा रहे हैं। यहाँ पर हमने देखा कि दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर अगर डिफेंस के अंदर रहता तो भारत रहता था। ये परिवर्तन ये पूरे दुनिया के देश देख रहे हैं और दुनिया के देशों ने एहसास किया इस बात का। और मैंने आपको बताया कि चीन की जो ऑफिशियल न्यूज़पेपर है ग्लोबल टाइम्स, उसके अंदर एक आर्टिकल आया है जिस आर्टिकल के अंदर इस बात को रखा गया कि भारत को कि अगर विकास इसी गति से आगे बढ़ता रहा तो चीन को कहीं ना कहीं बहुत पीछे पछाड़ देगा। जब दुनिया की एजेंसियों को इस बात का अंदाजा है, अजय जी, क्या इस वृद्धि दर को भी आप नकारेंगे? जी प्रीति जी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सीडीएस अनिल चौहान बोले हैं 2 दिन पहले जो पुणे का जो हमारा एनडीए का जो पासिंग आउट परेड है उसमें कि देपसांग और डेमचोक को छोड़ करके बाकी हमने चीन से लिया है। इसका मतलब वो 2 जगह आज भी चीन के कब्जे में है, इन्होंने स्पष्ट किया है। ये भारत के सीडीएस के स्टेटमेंट है, मेरे नहीं है। उसके बाद भी यदि कोई आंख पे पट्टी बांध ले रहा है और अभी भी कह रहा है कि तूफान आएगा और पट्टी बांध लेने से तो सच्चाई नहीं सामने आएगी। सच्चाई ये है कि इस दोनों मुद्दे पर हम भारत सरकार के साथ हैं, हम सेना के साथ हैं, लेकिन इन दोनों मुद्दों की जो सच्चाई है, जो चाइना ने हमारे सीमा रेखा के अंदर आकर के जहां हम पेट्रोलिंग करते थे, जो हमारे कब्जे में था, उसको उसने बफर जोन को जो है अपने यहां मिला लिया एलएसी का पार्ट बना करके, ये ठीक नहीं है। इस पर सरकार को क्लीन चिट। वृद्धि दर की सच्चाई कांग्रेस मानती है कि नहीं? जी नहीं, क्या वृद्धि दर की सच्चाई मानती है कि भारत ने विकसित देशों को भी पछाड़ दिया है? वृद्धि दर का पूरा खेल जो है, आंकड़ों का खेल जो सरकार करती है, सबको पता है। आंकड़ों का वृद्धि दर तो ये है कि महंगाई पेट्रोल और डीजल आप कितने रुपए में ले रही हैं, वृद्धि दर हो गया है तो लोगों का उसका लाभ होना चाहिए कि नहीं? महंगाई से क्या हाल है, बेरोजगारी का क्या आलम है, देश में आर्थिक असमानता कितनी बढ़ गई है। मान लीजिए वृद्धि दर यदि होती भी है और अडानी को और अंबानी को फायदा होता है, आपके यहाँ स्टाफ को फायदा नहीं होता है। वृद्धि दर होती है, आपका तो महंगाई एकदम बेतहाशा बढ़ी हुई है और ये तो सच है। देश के सामान्य लोगों को क्या लाभ हो, ये जरूरी है। आय की असमानता इतनी बढ़ गई इस देश में पिछले 3 वर्षों में, इस पर तो सरकार जवाब दे कि क्या हो रहा है। बोलने तो दीजिए, जवाब दे रहे हैं ना, डिबेट नहीं करना। कोई भाषण हम नहीं दे रहे हैं, सच्चाई है जो तथ्य है। पहले आपसे बोली थी मैंने कि राहुल गांधी जी, इन्होंने मेरी बात का खंडन किया था कि चीन शांति का सबसे बड़ा पक्षकार है। मैं आपको अरे सुन तो लीजिए भाई, मेरे आपको दिखा रहा हूं मैं खुद नहीं बोल रहा हूं, मैं खुद नहीं बोल रहा हूं। देखिए, पूरा देश देख दुनिया के 20 बड़े न्यूज़पेपर और चैनल ने इसको अपनी हेडलाइन बनाया और मैंने इसको मोबाइल सुन तो लीजिए, कोई भी चैनल, उस न्यूज़ चैनल पर मैं केस करूंगा यार, सुन मेरी बात, और आप पर भी होगी। आप देखिए, आप राहुल नहीं गलत बात बोलिएगा तो होगी केस। राहुल गांधी जी की स्टेटमेंट, राहुल गांधी जी की स्टेटमेंट की बेइज्जती मत करिए। राहुल गांधी जी की चैनल का नाम सही लीजिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया, आपके बड़े नेता हैं, उसका सम्मान करना हमारे नेता ने कभी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया। मैं उनकी स्टेटमेंट का एक उनकी स्टेटमेंट का सम्मान कर रहा हूं, आपको भी करना चाहिए। मैं इसलिए बता रहा हूं, अगर आपका कैमरा, अगर आपका कोई घुसा है ना कोई आया, तो लीजिए यार, आप बोल घुसा है ना आया, इसका सम्मान कीजिए। ये क्या तरीका बताइए? नहीं, आप बोलिए ना, ये क्या तरीका है? झूठ। अरे मैं अगली डिबेट के लिए आपको कुछ दे के जा रहा हूं, वहां पे गलती ना हो जाए, आपसे इसलिए बता रहा हूं। मोदी जी ने जो कहा था ना, घुसा है ना आया है, तो सेना अध्यक्ष का सम्मान कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि डेमचोंक में और डेपसांग में घुसा हुआ है चाइना, नहीं होता, ऐसा नहीं, या प्रधानमंत्री जी नहीं होता। मुझे अरे आप बोलिए ना, पहले मैं आपसे
आग्रह करूंगा, कैमरामैन से आग्रह करूंगा, ये ऐसे ही बोलते रहेंगे। एक सबूत के तौर पे मैं दिखा रहा हूं, मैं चैनल को कोट कर रहा हूं। प्रीति जी, कई बार ऐसा होता है कि दूसरे चैनल को कोट नहीं कर, नहीं आप चैनल को कोट दिखा रहा हूं। आप मेरी बात सुनिए, तो मैं राहुल गांधी जी की हेडलाइन दिखा रहा हूं। देखिए ऐसे बहुत सारे फैक्ट कांग्रेस पार्टी भी लेकर आती है जिससे बीजेपी नकार देती है, लेकिन आप मुझे ये बताइए, सोर्स बता दीजिएगा, वो सोर्स बता दीजिएगा, उस पर एक अलग से डिबेट रख लेंगे। राहुल गांधी ने अभी तक, अगर मेरे पास जो डेटा मौजूद है, वो कई दफे, एक बार नहीं, बीते 2-2.5 सालों में कई दफे ये मुद्दा उठाया है। भारतीय संसद में चीनी घुसपैठ का उन्होंने मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि चीन वॉर की उठाने की इजाजत कर, एक्ट ऑफ गॉड बता दिया जा रहा है उस कब्जे को। साथ ही वो ये कह रहे हैं कि चीन का भारतीय इलाकों पर कब्जा बढ़ रहा है। ये अलग अलग डेटाज है, मार्च 2023 से लेकर जनवरी 2023, 2022 दिसंबर का डेटा है, 2020 सितंबर का डेटा है। वो सवाल पूछते हैं और आप उसे एक्ट ऑफ गॉड कह देते हैं, ऐसा कांग्रेस पार्टी का आरोप है आप पर। नहीं, मैं अब देखिए, आपने मुझसे पूछा कि बात कर रहा हूं। अजय जी एक सेकंड, जवाब तो लेने दीजिए। देखिए वो हम चला भी रहे हैं, वो ग्राफिक अगर आपको दिख रहा हो, एक सेकंड अजय जी देखिए, अजय जी सुनिए, अजय जी धैर्य, अजय जी सुनिए ना, और ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे डिबेट हो रहा है, जिंदाबाद जिंदाबाद करते जा रहे हैं। अजय जी वो कह रहे हैं, मेरे को भी बोलने दीजिए। अब बोलिए, अब आप बोलिए। मैं तो देखिए वो जानकारी जब राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं एलएसी को लेकर, वो हम ग्राफिक भी दिखा रहे हैं, लेकिन सवाल आपसे जेटली जी कि आखिर ये जो बार बार सवाल किए जाते हैं, इसका क्लियर जवाब नहीं मिलता। विपक्ष ये आरोप लगाता है। क्लियर जवाब दे रहा हूं ना, मुझे बोलने का मौका दीजिए। मुश्किल से 30 सेकंड लूंगा मैं आपके, मैं प्रॉपर वो खबर पढ़ के सुना रहा हूं। अब खबर सुनिए आप। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कांग्रेस नेता राहुल, सुन तो लिया प्लीज, ऐसे नहीं, मैं फोटो भी दूंगा, स्क्रीनशॉट से आंख मैं ऐसे डिबेट नहीं कर सकता, ऐसे नहीं, और चाइना हमारे अंदर घुस गया। आप जो है प्रीति जी कर रही है, देखते हैं प्रीति जी क्या कर रही है, मुझे बोलने नहीं दे रहे, चिल्ला रहे और उल जलूल बातों पर चिल्ला रहे हैं। बोलने देगा भाई, ऑथेंटिक बात कर रहा हूं, आप ऑथेंटिक बात सुन लीजिए चैनल पर। मैं देखिए चैनल दिन भर आप ही को दिखाता रहता है। या तो ये बोलेंगे या मैं बोलूंगा। तो बोलिए, जो प्रश्न उन्होंने किया उसका उत्तर तो प्रश्न का ही जवाब दे रहा हूं भाई। राहुल गांधी प्रश्न नहीं है, अरे सुन तो, ये देश की संप्रभुता का प्रश्न है, क्या कर रहे हैं, देश की अखंडता का प्रश्न है। और चाइना डेम चौक में और डेप्सांग में आया है कि नहीं, अभी रात है, राष्ट्रीय सेना अध्यक्ष अभी आपके जो है उन्होंने कहा, अभी रात होगी अमेरिका में, राहुल गांधी जी उठेंगे, सोचेंगे मेरे पर लगता है मेरे भाषण के ऊपर, देखिए मेरे को अपमानित कर रहा है, मेरे भाषण को मेंटेन नहीं कर पा रहा। अब सुनिए मेरी बात सुनिए। आपने प्रश्न राजीव जी सवाल देंगे तो मैं कहां से बोलूंगा? मैं बता रहा हूं, मैं खबर छोटी सी लाइन मात्र 20 सेकंड में खत्म कर दूंगा, सुनिए। कर लीजिए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने चीन की तारीफ की। उनकी तरफ से जोर देकर कहा गया कि चीन शांति का पक्षकार है। उन्होंने कई उदाहरण के जरिए अपनी बात को समझाने की कोशिश की और उन्होंने चीन के रणनीति का जिक्र करते हुए, सुन तो लीजिए यार, मैं आप चैनल का नाम बीबीसी की बात करिए, XYZ की बात करिए, इंडियन चैनल की बात करिए, और मैं गारंटी दे सकता हूं इवन TV9 के रिसर्चर भी ढूंढेंगे तो 2 मिनट में निकाल के आपके सामने रख देंगे। तो इस देश के चैनल जो आपके पक्ष में होता है वही आपका देश यहाँ पे है। देखिए राहुल गांधी जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। राहुल गांधी देशद्रोही देश की बात आप कर रहे हैं, देश की भूमि पे कहते हैं, वो विदेशों में जाके नहीं कहते। कहा था ना कि विदेशों में उनकी भाषा बदल जाती है। एक डॉक्यूमेंट्री गोरे लोग सोचते हैं कि भारत से एक व्यक्ति आएगा, भारत की तारीफ करेगा, और वो सोचते हैं गोरे लोग सोचते होंगे अमेरिका इंग्लैंड जाते हैं, वो सोचते हैं कि भारत की तारीफ करेगा, और वहां जाकर भारत की बुराई करनी शुरू कर देते हैं। घुसा हुआ नहीं है, भारत से आए, पाकिस्तान से आए, बोल रहे हैं। इतनी नाराजगी तो पाकिस्तान को भारत से नहीं है, सेना भारत के एक नेता राहुल गांधी जी यहाँ पर भारत के बारे में बोल रहे हैं। तो सोचिए आपने चाइना का गलत नीति, प्रधानमंत्री मत करिए, भारत को गाली मत दीजिए। दुनिया ने मान लिया है, दुनिया सैल्यूट करती है भारत को, दुनिया सैल्यूट करती है। आप भी जान जाइए इस बात को। कब तक भागेंगे इस सच्चाई से? कब तक भागेंगे मेरे भाई सच्चाई से? राष्ट्रद्रोह है। अच्छा लेकिन अजय जी लेकिन फिर बाकी जो दूसरे मंचों पर प्रधानमंत्री जाते हैं, चलिए आप ये भी बोल देते हैं कि उनके कार्यक्रम ऑर्गेनाइज होते हैं प्रधानमंत्री मोदी के, लेकिन जो काउंटर पार्ट्स हैं, जब वो कहते हैं मोदी इज द बॉस, जब वो पैर छूते हुए नजर आते हैं, जब वो उनका वार्म वेलकम करते हैं, उनको सर्वोच्च सम्मान देते हैं, क्या ये सब भी एक प्लानिंग का पार्ट लगता है आपको? प्रीति जी, बॉस क्या प्रश्न पूछ रही थी? बॉस क्या प्रश्न पूछा आपने? इसका मतलब नहीं आप मेरा बॉस हो गई, देश विश्व में आप बॉस हो जाए। अरे बोलने का एक तरीका होता है, सम्मान देने का तरीका होता है। मैंने प्रीति जी को बोल दिया बॉस, इसका क्या? अच्छा एक बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। नहीं देखिए यही वाली बात है, देश में ईमानदारी से सुनिए। अच्छा गब कड़वा थू। अगर यही बात राहुल गांधी के लिए अमेरिका में कह दी जाती तो क्या आप ऐसा ही कहते? प्रीति जी सुनिए ना, तो क्या आप ऐसा ही कहते? आप बहुत ही विद्वान, मैं जानता हूं आप पत्रकार हैं,
और आप बहुत अच्छा डिबेट करती हैं, आपके डिबेट का मैं भी फैन वो हूँ। आपको- इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी लोग जो डिबेट कर रहे हैं वो गलत है। देश में जो समस्या है उस पर बातचीत होनी चाहिए ना। आप चले गए पपुआ न्यू गिनी, हम भी जानते हैं, हमारे देश के बहुत सारे लोग वहाँ रहते हैं। मुझे तो लगता है देश में मोदी जी के जाने के बाद पपुआ न्यू गिनी को लोग जाना है। अब इसका मतलब वो बेचारे पैर छू लिए सम्मान में, तो अब मोदी जी का सम्मान हो गया। अरे देश का सम्मान वही नहीं तो होता। कह रहे हैं आपको कि ये देश का ही सम्मान होता है। बहुत सारे देशों में बुजुर्गों का इज्जत दिया जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो छोटे हो गए और हम बड़े हो गए। नहीं, इसका एक जवाब देना सम्मान चाहता ये हूं। है कि देश के मुद्दों पर क्या आप बहस करते हैं। एक बड़ा गंभीर सा आप जवाब देना देश में नफरत कितना फैला रहे हैं ये क्या या करते प्रेम हैं? बांट रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करके देश को तोड़ रहे हैं। अगर हिंदू देश को मुस्लिम में जोड़ देखिए, रहे अभी हैं। तक हमने एक सीमा शब्द- सुरक्षा एक हमारी शब्द है। नहीं मैं आप दोनों को रोक रही हूँ यहाँ पर, मैं आप दोनों को रोक रही हूँ। जगदीश्वर जी, भारत को लेकर नेपाल का रवैया क्या चीन के प्रति जो एक उदासीनता नेपाल में बढ़ रही है उसकी वजह है, या फिर आपके नजरिया कुछ और भी बताता है? 10 मिनट। नहीं, देखिए, भारत और चीन की बात नेपाल में कर रहे हैं कि भारत हमारे बहुत पहले से साथी है, अच्छा मित्र है। तो भारत के साथ पहले भी हमारे साथ अच्छे संबंध था, अभी संबंध अच्छा है, भविष्य भी अच्छा संबंध रहेंगे। चीन के साथ संबंध भी चीन और नेपाल के संबंध भी एक हिसाब से चीन और नेपाल के संबंध है। जो नेपाल में है, हम वो संबंध चीन के साथ संबंध में भारत बीच में नहीं लाते हैं, और नेपाल और भारत के संबंध में भी हम चीन को बीच में नहीं लाते हैं, क्योंकि तो दोनों हमारा छिमेक है, दोनों का साथ हम। एक बार फिर से हमारी जो संपर्क है वो टूट गया है जगदीश्वर जी से, हम दोबारा कनेक्ट करेंगे। कर्नल एस डिनी जी, सर ये जो तू मैं अभी आपने हमारे स्टूडियो में सुनी, क्या आपको लगता है सच्चाई क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है? राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं पिछले 2-2.5 साल में, जो हमने गलवान में होता हुआ देखा उसके बाद से, और अभी जिस स्थिति में भारत खड़ा हुआ है, भारत और चीन के संबंध जिस ओर बढ़ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि भारत एक कदम एज पर ही है, मतलब आगे ही है चीन से? देखिए मैम, हमारा एक सबसे अच्छा जो डेमोक्रेसी की है कि सवाल पूछा जाना चाहिए और सवाल का जवाब देना भी चाहिए, चाहे वो फौज हो, चाहे सरकार हो, चाहे जो भी हो। और सरकारें आती जाती रहती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फौज का फौज ही रहता है। और आई एम श्योर डॉक्टर अजय को भी पता होगा कि जैसे अभी ये जो स्टेटमेंट है सीडीएस ने कि डेमचौक और डेप्सांग में है फ्रिक्शन पॉइंट है। देखिए, हमारी तरफ से हम सबका, हम जितने भी पैनलिस्ट हैं उन सबका एक मत है कि हमारा जो बॉर्डर है वो जो मैप में दिखाया जाए वो हमारा बॉर्डर है, और जितना एरिया आज की तारीख में चाइना के कब्जे में है वो पूरा कब्जा किया हुआ एरिया है। लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक ऐसा इलाका है जहां पर कुछ एरिया में उनका कंट्रोल है, कुछ एरिया में हमारा कंट्रोल है, और कुछ एक ऐसा एरिया है जिनको दोनों का कंट्रोल नहीं है और दोनों कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे है जिसको एरिया ऑफ डिफरिंग परसेप्शंस कहते हैं, वहां पर ये जो जिस तरह से फ्रिक्शन पॉइंट है वो होता रहता है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने आकर कब्जा कर लिया हो या हमने पूरा एरिया खो दिया हो। जहां तक आपका सवाल का मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि भारत की स्थिति आज की तारीख में बॉर्डर पे बिल्कुल ऐसा है कि 1 इंच का भी हमारा कोई पीछे होने का सवाल ही नहीं है। फिर सर राहुल गांधी जो सवाल कर रहे हैं उन सवालों को आप बेजा मानेंगे? नहीं, मैं किसी को सवाल को मैं कम नहीं करता, उनको सवाल क्या बोलते हैं पूछने का हक है। लेकिन वास्तविक चीज ये है कि भारतीय सेना इंक्लूडिंग एयरफोर्स हो चाहे नेवी इंडोनेशियन ओशन में हो, वो अपना ड्यूटी बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। और उनका मतलब मैं ये अगर ये कहूं कि वहां से पूरा के पूरा एरिया कब्जा हो गया तो फिर फौज किस लिए वहां पर, वो जो बलिदान दे रहे हैं वो किस लिए है, क्या काम कर रहे हैं के लिए कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि वहां पर 1 इंच भी चाइना आगे ना आए, और ये हमेशा ही रहा है ऐसा। अजय जी जवाब दीजिए। सेना के शौर्य पर कौन प्रश्न कर रहा है? ये तो गलत बात है जो भी ये बात इस तरह का एनालिसिस करता है। हम लोग कभी नहीं, सेना तो शौर्य उसकी है, सेना ने शहीदी दी है देश की मातृभूमि की रक्षा के लिए। प्रश्न तो यहाँ आता है जो बार बार हम कर रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जी और पीएमओ ने क्या किया, क्लीन चिट दे दिया चाइना को कि न कोई घुसा है न घुसा हुआ है। 2 दिन पहले राष्ट्राध्यक्ष जो सेना के चीफ हैं, जो अनिल चौहान साहब है सीडीएस, उन्होंने कहा कि डेमचौक में और डेप्सांग में जो है अभी तक हम कब्जा नहीं कर पाए। 2020 अप्रैल के पहले जो यथास्थिति थी वो मेंटेन नहीं कर पाए। इसका मतलब उन जगहों पर चीन का कहीं ना कहीं कब्जा है। अजय जी एक सेकंड, इस पर डिनी जी ने एक बात कही थी, मैं उनको चाहूंगी कि वो एक बार फिर से उस बात को यही बात हम कह रहे हैं कि एक सेकंड डिनी जी
देखिए, एक चीज का कोई दो राय नहीं है कि चाइना ने यथास्थिति को चेंज किया था अप्रैल 2020 में। वो तो हमारा स्टैंडर्ड है। वो फॉरेन मिनिस्टर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे जनरल चौहान हो या जनरल रावत पीछे, सभी ने माना है कि तभी तो परिस्थिति हुई है वहां पर, अभी डॉक्टर अजय, दैट तभी तो इतने सारे हमारे जो एक्स्ट्रा ट्रूप्स किस लिए गए, क्योंकि वहां पर उन्होंने यथास्थिति को चेंज किया। लेकिन कहने का मतलब है उस यथास्थिति के चेंज होने से क्या हम पीछे हटे हैं? नहीं हटे। मेरा कहने का मतलब है कि हम पीछे नहीं हटे। फ्रिक्शन पॉइंट्स अभी भी है, और ये फ्रिक्शन पॉइंट आज का नहीं है, 5 साल का नहीं है, 10 साल का नहीं है, पिछले और 1959 से लेकर है, वो फ्रिक्शन पॉइंट अभी भी है। 2020 में जो एक बात हुई है तय चीन और भारत के बीच में, उस पर ही अभी तक आगे बातचीत आगे बढ़ रही है और उसी पर दोनों ही फोर्सेस तैनात हैं। राजीव जेटली जी, आपका लास्ट क्लोजिंग रिमार्क। देखिए, मैं तो एक बात बोलूँगा कि अभी इन्होंने बताया कि कुछ देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने हमारे देश के प्रधानमंत्री के पैर छुए। मुझे लगता है ये थोड़ी सी जानकारी दुरुस्त करें, उसके पीछे की वजह को जानें। जब भी दुनिया के किसी प्रधानमंत्री ने या राष्ट्रपति ने उस देश के अंदर अपनी एंट्री करी, दस्तक दी, उस वक्त पे उसने उस देश को द्वीपों का समूह बताया। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, जिन्होंने कहा कि ये एक ही देश है। ये वक्त, ये देखिए, ये बदलाव, ये सोच, जहां दुनिया को विभाजित करने का काम किया जा रहा है, वहां हमारे देश के प्रधानमंत्री उस देश को जाके जो द्वीपों का समूह बताया जाता था, उसको एक देश की उपाधि दी। इसीलिए वो जो श्रद्धा थी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की, वो कहीं ना कहीं उनको आपको जो है इस तस्वीर में देखने को नजर आई। इसके पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी को जाने बिना अगर आप सोचें कि वहां के राजीव जी कह रहे हैं कि चीन पर चोट सुपरहिट बॉस, सीधे तौर पर इसी रिमार्क के साथ मैं इस शो को वाइंड अप कर रही हूं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।